राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम 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 की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें आसियान भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के पुराने संबंध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान दिखाते हैं। आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। कोरोना काल में आपसी संबंध और मजबूत हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना महामारी के बाद आर्थिक सुधार सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी मंथन किया जाए। हमने आसियान इंडिया समिट की परंपरा को बरकरार रखा है। मैं हिज मैजेस्टी ब्रुनेई के सुल्तान का 2021 में आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए
आतुर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने CII के एशिया हेल्थ 2021 का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मनसुख मंडाविया ने कहा कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि हेल्थ को भी विकास से स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इलाज है। यह बजट और सरकार की नीतियों में दिखाई देता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आप देख सकते हैं कि PM मोदी ने किस दिशा में काम करना शुरू किया। प्रिवेंटिव केयर भी हेल्थ केयर का एक हिस्सा हो सकता है। हमारे पास खेलो इंडिया है। PM ने कहा कि खेलना लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रख सकता है। PM ने योग पर भी जोर दिया। ये सभी निवारक देखभाल के रूप में महत्वपूर्ण है। मुझे जब कल बताया गया कि आप ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर और बेटर टुमारो पर एक गोष्ठी कर रहे हैं, ये आवश्यक है कि इस सेक्टर के संदर्भ में बातचीत हो। उसमें इंडिया कहाँ है, एशिया की स्थिति कहाँ है, क्या पिछले दिनों में हुआ है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां हम इस विषय को रखें और उसके ऊपर डिबेट हो, डिस्कशन हो और आगे बढ़ने का रास्ता उससे तय होता है। और इंडिया ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकार किया है कि हमें समृद्ध राष्ट्र बनाना है और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए स्वस्थ राष्ट्र होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ देश ही समृद्ध देश बन सकता है। ये मोदी जी की हेल्थ सेक्टर के संदर्भ में, डेवलपमेंट के संदर्भ में प्राथमिक फिलोसॉफी है और ये फिलोसॉफी के तहत हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। आप देख सकते हैं मोदी जी ने जिस डायमेंशन में काम करना शुरू किया, प्रिवेंटिव केयर, ये भी एक हेल्थ केयर का पार्ट हो सकता है। और प्रिवेंटिव केयर के लिए आपने देखा होगा खेलो इंडिया, मोदी जी ने कहा कि देश के नागरिक खेलते रहे, मेंटली और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य उससे प्राप्त होगा। प्रिवेंटिव केयर से आगे बढ़ के मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर एक्सेस होनी चाहिए और एक्सेसिबल हेल्थ केयर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मोदी जी ने कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कुल मिला के 13 प्रकार के चेकअप होते हैं। उसमें योगा सेंटर भी होते हैं, एक ट्रेनर वहां आके योगा भी कराते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सगर्भा माता की भी ट्रीटमेंट होती है, चेकअप होता है, बच्चे का भी चेकअप होता है, डायबिटिक चेकअप होता है, ये सब वहां टेस्ट होता है और आवश्यकता हो तो वहां जो सुविधा उपलब्ध है, सुविधा के अनुसार उसको ट्रीटमेंट भी मिल जाती है। और आगे ट्रीटमेंट के लिए जाने की आवश्यकता हो तो उसके लिए उसको सजेस्ट भी किया जाता है और ये भी अफोर्डेबल होना चाहिए। केवल आप एक डायमेंशन से देखने से आउटपुट नहीं आएगा, आपको एक्चुअल आउटपुट आना होगा तो टोटल में सोचना होगा। लेकिन उसको टोटल में देखने के लिए मोदी जी ने कहा कि भाई हमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को समृद्ध करना है, तो आवश्यकता होती है डॉक्टर्स की सीट भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो मोदी जी ने डॉक्टर्स की सीट, पीजी में सीट बढ़ी, शायद लगभग डबल हो गई, यूजी में लगभग 7 साल में डबल हो गई। 17 साल में जो थी उससे 7 साल में डबल करने की बात हुई और वो हो गई। 157 जितनी मेडिकल कॉलेज चालू हो गई। ये कॉम्प्रिहेंसिव सोच मानी जाती है। और बाद में आता है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब जब नागरिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर गए और उसको ट्रीटमेंट करवानी है आगे के लिए, कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसको अफोर्डेबल हेल्थ ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। तो मोदी जी ने तय किया कि भाई चलो हम आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के माध्यम से 10 करोड़ फैमिली को 5 लाख तक का हम हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो उसको वहां हेल्थ सिक्योरिटी हो गई और उसके अलावा अफोर्डेबल मेडिसिन मिले। देखो कितने डायमेंशन से काम चल रहा है। और अगले दिनों में देश में धीरे धीरे मिडिल क्लास भी ग्रो हो रहा है। तो कुल मिला के हेल्थ सेक्टर में अपॉर्चुनिटी भी, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। आज कोई आए और हेल्थ सेक्टर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू करने के लिए डिसाइड करे
तो भारत सरकार की ओर से ही उसको सहाय मिल जाएगी, क्योंकि वो आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन ले ले तो आज कोई लाभार्थी है वो सरकार में भी जाना चाहेंगे और प्राइवेट में भी जाना चाहेंगे, तो उसके ऑटोमेटिक सस्टेन हो जाएंगे। कोई भी निर्णय सरकार का प्लानिंग योजना, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, डिमांड फॉर वॉइस निकलना चाहिए। जो आपकी डिमांड है वही दिशा में पॉलिसी बननी चाहिए। रियल सिचुएशंस और रियल स्थिति को देखते हुए सरकार को क्या एक्शन लेना है ये जब तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब धरती पर लास्ट व्यक्ति को क्या सुविधा मिल रही है, उसकी आवाज क्या है, उसकी पड़गम नीति में, पॉलिसी में दिखनी चाहिए। ये दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। आप सबको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे मिलने का अवसर मिला। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर कुर्मी एवं पटेल समाज के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए तेजी से काम हो रहा है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता, ओबीसी वर्ग के लिए पेट्रोल पंप आवंटन में 27% आरक्षण का लाभ या मेडिकल कॉलेज प्रवेश में आरक्षण, यह मोदी सरकार में ही संभव हो पाया है। जन कल्याण की योजनाएं हो या कोरोना के कठिन काल में गरीबों और वंचितों तक राशन और सुविधाएं पहुंचाना, पीएम मोदी के नेतृत्व में इन विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मित्रों, देश में सामाजिक बिरादरी का अपनी महत्व है। हमारी देश की अर्थनीति, देश की समाज नीति, देश की भाईचारा, वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, वो गुवाहाटी हो या राजकोट हो, या देश की किसी भी प्रांत की किसी भी प्रमुख स्थान पे जाए, मनस्थिति एक है, समाज की चित्त मानस एक है और उसमें बिरादरीवाद, भाईचारा, सामाजिक सहृदयता एक जैसे दिखने को मिलता है। इसके प्रमाण आज मेरे को आप जितने आत्मीयता से गले लगाए, स्नेह दिए, श्रद्धा दिखाए, यही प्रमाणित करता है हमारी देश एक है। हम उतने ही आदर से छत्रपति शिवाजी महाराज का, साहू जी महाराज को आदर करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उतने ही आदर से लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा को देखते हुए गदगद होते हैं, आनंदित होते हैं। यही हमारी देश की परंपरा है। आज देश की रीढ़ कहने वाले किसान समाज की इस भव्य कार्यक्रम में समाज की बहुसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधि करने वाले समाज की हम लोग आज एकजुट हुए हैं। हमारी विरासत बहुत पुरानी है। छत्रपति का नाम हम लेते हैं। अब कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश में कई राजघराने हैं, कई राजे रजवाड़े थे। अंग्रेजों ने हमको विभेद करके रखा था। अंग्रेज एक करके देश चलाता नहीं था। देश में राजे रजवाड़ों को अलग अधिकार दिया था। वो अंग्रेजों के साथ इनडायरेक्टली मिले हुए थे। उसके अंदर अगर सरदार पटेल ना होते, एक चूक हो गई थी। आज भी हम उसका अभी 2019 अगस्त 5 में उस ऐतिहासिक भूल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिटाया, कश्मीर में 370 धारा को उच्छेद करते हुए। नहीं तो सारा देश को एक करने वाले सरदार पटेल, जिनके नाम आज हम गर्व से लेते हैं, हम सभी का सौभाग्य है, गर्व है, हम सरदार पटेल की वंशज है, अनुयायी है, देश के बारे में सोचने वाले लोग। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने के नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। क्यों? हमें समाज में विभेद नहीं करना है, लेकिन समाज की बहुजनों को प्रजातंत्र की यही शर्त है, जिसका जितना अधिकार उसको तो देना ही पड़ेगा।
इसीलिए डेयरी भले ही नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि संवैधानिक अधिकार को देना ही पड़ेगा। आज देश की मिजाज बदला हुआ है। क्या मित्रों, अगर हम सही मायने में छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, सही मायने में सरदार पटेल की वंशज हैं, क्या इस प्रकार की बेईमानी को हम चलने देना चाहिए? चलने देना चाहिए मित्रों? डबल इंजन की सरकार यूपी में फिर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना है कि नहीं लाना है? प्रधानमंत्री किसान योजना की लाभार्थी कौन सबसे बने? पिछड़े बने कि नहीं बने? सीमांत किसान बने कि नहीं बने? छोटे किसान बने कि नहीं बने? इसी के खिलाफ आज षड्यंत्र है। डबल इंजन की सरकार विशेष करके समाज के वंचित वर्गों के स्वार्थ के लिए, पिछड़ों के स्वार्थ के लिए, हम कहने वालों में नहीं है, मंच अपने आप में प्रमाण है कौन कहां बैठा है। आप इस प्रकार की जिम्मेवारी को उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाओगे, सर्व समाज में पहुंचाओगे, विशेष करके हमारे समाज में पहुंचाओगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को मैं पुनः शुभेच्छा देता हूं। आने वाले चुनाव में पुनः विजय श्री प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा की हर कमजोर कड़ी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में 3 सामाजिक सम्मेलन में भाग लिया। उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान के हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि पिछली सरकारों के पास कोई सोच नहीं थी, अगर कहीं सोच भी लिया तो उस सोच को धरातल पर उतारने की फुर्सत नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा है। आज भारत न केवल वैश्विक मंच पर बल्कि अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए दुनिया के सामने एक ताकत के रूप में उभरा है। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित स्वर्णकार समाज से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, दीपावली के समय में जब व्यवसाय चरम पर होता है उस समय भी आप सब यहां पर इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब यहां पर आए हैं एक अभियान के क्रम में, और अभियान बहुत स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के सबसे बड़े राज्य के अंदर देश के और प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को शासन करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ है। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 3-3, 4-4 बार प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी वर्तमान में प्रदेश के अंदर सरकार का संचालन कर रही है। समाज के जागरूक प्रहरी होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी बनती है
इन सब का अवलोकन करें, इनकी समीक्षा करें और फिर समाज को इसके बारे में अवगत कराएं कि क्या सही है, क्या गलत है। आपके सामने 2014 के पहले देश की तस्वीर भी होगी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर एक असंतोष का वातावरण था, अविश्वास का वातावरण था। रोज एक नया घोटाला लेकर के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार देश के अंदर आती थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि अत्यंत धूमिल हुई थी। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था और सुरक्षा का एक वातावरण था। कैसे उस समय चीन या पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी ताकत भारत को जब भी देखता था और भारत के अंदर वह अतिक्रमण करता था तो सभी लोग मौन बने रहते थे। ये कहकर के मौन बने रहते थे कि देखो, हमें इस अतिक्रमण का विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ जाएगा। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 2014 के बाद। न केवल वैश्विक मंच पर भारत की अपनी एक नई पहचान बनी, बल्कि आज भारत अपनी परंपरागत पहचान को बनाए रखते हुए दुनिया की एक ताकत के रूप में उभरा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जनता से सीधे संवाद बना रहे थे, जनता के सुख दुख में सहभागी बन रहे थे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन सबसे बेहतरीन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी हम लोगों ने आपके बीच में प्रस्तुत किया। हमने जीवन भी बचाया और लोगों की जीविका को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। जहां पे गरीबों को किसी सुविधा की आवश्यकता थी, हमने वहां पर वो सुविधा भी दी। जहां पे फिक्स चार्ज पर माफी की आवश्यकता थी, वहां पर व्यापारियों को, सामान्य उद्यमियों को उस सुविधा का लाभ भी देने का कार्य किया गया, जिससे हरेक तबके का भला हो और इस महामारी का सामना कर सकें। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को देश के अंदर और लगभग 13 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। 2017 के बाद जो सरकार आई है उसके लिए प्रदेश ही परिवार है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके लिए व्यवस्था, उनका संरक्षण, ये टॉप प्रायोरिटी है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं, पहले ही सरकार ने कह रखा है। लेकिन अगर दंगा करोगे, गरीब की जमीन पर कब्जा करोगे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट करोगे तो भरपाई करते करते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, तब भी भरपाई नहीं कर पाओगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं और आज शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में स्कूल मित्र कार्यक्रम के तहत पेरेंट्स संवाद के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल मित्र प्रोग्राम, आतिशी जी ने कहा कि एसएमसी प्रोग्राम पूरे देश में, केवल दिल्ली में बहुत स्ट्रीमलाइन होकर चल रहा है निश्चित रूप से, लेकिन स्कूल मित्र प्रोग्राम जैसा पेरेंट आउटरीच प्रोग्राम तो जितना बड़ा इसका स्केल है, सोचिए 18 लाख पेरेंट्स तक 1-to-1 आउटरीच करने का ये प्रोग्राम, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के इतिहास में कभी इतना हुआ होगा कि 18 लाख पेरेंट्स तक कोई स्कूल सिस्टम प्रयास करके 18 लाख, 18.5 लाख तक पेरेंट्स तक एक एक करके एक एक बच्चे तक पहुंचने का ये प्रयास वाकई बहुत बड़ा प्रयास है। इसको सफलता मिले ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको, जो इसको एनवर्साइज करके, जो इसको आज यहाँ अपने मन में बिठा के, दिल में बिठा के यहाँ आए हैं। 24 घंटे में से बचपन के 6 से 7 घंटे का समय लगभग टीचर्स के गाइडेंस में सीखता है बच्चा, उनके संरक्षण में सीखता है, और बाकी का 17-18 घंटे पेरेंट्स के संरक्षण में सीखता है। अध्यापक योग्य हो या नहीं हो, बच्चा अगर स्कूल में आ गया है तो गलत सीख के जाए या सही सीख के जाए, अधूरा सीख के जाए या पूरा सीख के जाए, घटना तो घटेगी। अगर परिवार है, उस परिवार में अगर माँ बाप और बच्चे साथ साथ हैं
तो बच्चा माँ बाप के संरक्षण में कुछ ना कुछ तो सीखेगा, अच्छा सीखे या बुरा सीखे, खराब सीखे या सही सीखे, लेकिन सीखेगा तो है। तो इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आज हम इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं, क्योंकि जब बच्चा सीख रहा है तो 7 घंटे जिनसे सीख रहा है उनका तो योगदान है ही है, 17 घंटे जिनसे सीख रहा है उनका भी योगदान सुनिश्चित हो और सही दिशा में हो, तो बच्चे का फ्यूचर दोनों माइक की आवाज से मिलकर बने, ये बहुत जरूरी है। मैं हमारे देश में 17 घंटे की जो शिक्षा जिसका मैंने जिक्र किया, पेरेंटिंग, हमारे देश में पेरेंटिंग दो तरीके की लार्जली देखने को मिलती है, तीसरी अभी अभी इंट्रोड्यूस हो रही है नई जनरेशन में। एक पेरेंटिंग है जीरो पेरेंटिंग, माँ बाप मान के चलते हैं हमें भी भगवान ने पाला पोसा बड़ा किया था, बच्चे को भी भगवान ही देखेगा, अपने को टेंशन नहीं है। दूसरा है ओवर पेरेंटिंग। ओवर पेरेंटिंग को मैं कहता हूं कि जहां भी हमारे घरों में पेरेंटिंग के नाम पे कुछ हो रहा है वो एक्चुअली पेरेंटिंग नहीं हो रही, बॉसिज्म है। हमारी जनरेशन बाय जनरेशन बॉसिज्म का शिकार होती रही है। मैं समझता हूं स्कूल मित्र कार्यक्रम से हम इस बॉसिज्म को कुछ कम कर पाएं तो बड़ा कल्याण होगा। निर्देश पे चलना है, हमने तय कर लिया है, उसी हिसाब से चलना है। इसका शिकार हैं हमारे बच्चे के रूप में हम में से भी बहुत लोग शिकार रहे हैं, और हम भी जब हमें लगता है जब हमने झेला है तो हम तो झेलाएंगे। हम कैसे छोड़ सकते हैं अगली जनरेशन को? तो सबसे पहला काम इस बॉसिज्म को खत्म करना है, और बॉसिज्म को खत्म करने का काम कलेक्टिव रूप से हो सकता है। हमारे स्कूल मित्र, हमारे टीचर्स, अभी हमने मेंटरिंग का प्रोग्राम शुरू किया, इन सबको मिला के ये बॉसिज्म खत्म हो सकता है। तीसरी एक नई पेरेंटिंग शुरू हुई है जिसका जिक्र मैं सुनता हूं कई जगह, कई माँ बाप न्यू जनरेशन के कहते हुए मिलते हैं, हम तो ना अपने बच्चों के पेरेंट हैं ही नहीं, हम तो फ्रेंड हैं। वहां भी फिर पेरेंटिंग समझ में नहीं आई। पेरेंटिंग होती है, पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? फ्रेंड्स अपने आप में एक अलग रिलेशनशिप है, जबरदस्ती फ्रेंड बने जा रहे हो। या तो बॉस बनोगे या कुछ नहीं बनोगे, या फ्रेंड बनोगे, पेरेंट नहीं बनोगे। तो पेरेंट्स बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंटिंग समझ में नहीं आती। पेरेंट्स क्या होते हैं? तो पहले तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, वहां से थोड़ा सा ऊपर उठे तो टीचर के ऊपर छोड़ दिया, वहां से थोड़ा सा ऊपर उठे तो बॉस बन गए, हम देखते हैं लाओ हमारे हाथ में कमांड दे दो, हम पेरेंट हैं। पेरेंट वो भी समझ में नहीं आया तो बोले नहीं हम तो पेरेंट है ही नहीं, हम तो फ्रेंड हैं। अरे भाई, फ्रेंड बच्चा अपने आप अपनी उम्र के लोग बना लेगा, तुम पेरेंट बनो। बच्चे को फ्रेंड्स की भी जरूरत है और पेरेंट्स की भी जरूरत है। तो ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने की जरूरत है और इसको समझ के इस पे काम करने की जरूरत है। स्कूल मित्र प्रोग्राम इस पे बहुत चिंतन करके, बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया पेरेंटिंग की, और हर साल होनी चाहिए कि अब आपका बच्चा 5 साल का हो गया है, 5 साल के बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, इस बात की वर्कशॉप हफ्ते भर की पहले पेरेंट्स की होनी चाहिए, उसके बाद में बच्चे को स्कूल बुलाना चाहिए। अब आपका बच्चा टीन एज में आ गया है, अब आपका बच्चा कैरियर एज में आ गया है, अब आपके बच्चे के अंदर अलग अलग तरीके के हार्मोन्स बनने लगे हैं, उन सब की जानकारी, उस भाव की जानकारी, जिन भाव से बच्चा गुजरता है किसी पर्टिकुलर एज में, उन सब की वर्कशॉप प्रॉपर पेरेंट्स की होनी चाहिए। मैं विजुलाइज करता हूं और मैं कामना करता हूं कि हम दिल्ली के शिक्षा विभाग से ही ये परंपरा शुरू करेंगे किसी ना किसी दिन। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। एक दिन में देश में आए कोविड के 16,156 नए मामले। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 243 दिनों में सबसे कम। कृषि कानूनों बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी शिअद। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बृहस्पतिवार को हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सिंगू बॉर्डर पर मचा घमासान। लखबीर के समर्थन में आए किसानों पर पुलिस ने किया बल का प्रयोग। बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर हुआ हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने महिला किसान प्रदर्शनकारियों को कुचला, 3 की मौत। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, 5000 किलोमीटर तक निशाना साधने में सक्षम। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर सीएम योगी का सख्त रुख, चलेगा देशद्रोह का केस।
सत्येंद्र जैन ने कहा, ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निशमन कर्मी के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मीनाक्षी लेखी ने बारामूला में पहले साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया। आर्यन खान केस का गवाह धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार, पुणे में हिरासत में लिया गया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।